गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे हमारे नए टॉपिक की, वो है ट्रिपल बॉटम लाइन। ओके दोस्तों, अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, राइट, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, आखिर परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर करना, राइट। दोस्तों, हमने देखा था कि परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर करना, उसके लिए देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल मेजर्स एंड देयर आर सर्टेन नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, राइट। फाइनेंशियल मेजर्स में दोस्तों हमने देख लिया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर हमने देखा था रेसिडियल इनकम के बारे में, और फिर हमने देखा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में, राइट। लेकिन तभी हमने ये रियलाइज करा कि जो फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होते हैं, राइट। वो देखा जाए तो सेल्फिश होते हैं, इंटरनली फोकस्ड होते हैं, सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं, राइट। जबकि हमें कुछ ऐसे परफॉर्मेंस मेजर्स को भी देखना होता है जो कि इंटरनली फोकस ना हो, जो कि सेल्फिश ना हो, जो कि शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड ना हो, बल्कि वो वाइडर लोगों के बारे में केयर करे और साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म फोकस रखें, राइट। इसलिए दोस्तों देयर इज अ नीड फॉर नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, राइट। क्योंकि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है ना, इसीलिए दोस्तों ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व हुआ है, राइट। अगर मान लो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स नहीं होते हैं ना, तो फिर ये चैप्टर ही हमारे सब्जेक्ट में नहीं होता, फिर ROI, RI और EVA यहां का मुद्दा नहीं है, वो तो ऐसे का मुद्दा होता, राइट। लेकिन दोस्तों जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग करती है अपनी परफॉर्मेंस की, राइट, तो फिर उसे इन एडिशन टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उसे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करना होता है, राइट। तो दोस्तों आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट, जो कि कहती है कि हमारा जितना भी प्रॉफिट आएगा, राइट, फॉर एग्जांपल X रुपीस का हमारा प्रॉफिट आया, तो उसका 5% हम बच्चों की शिक्षा पर स्पेंड करेंगे, राइट, है ना। एंड इट इज अ रियल एग्जांपल, राइट, निहार आंवला आई गेस, राइट, वो कहते हैं कि जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका एक निश्चित प्रतिशत हम चिल्ड्रन की एजुकेशन पर स्पेंड करेंगे, राइट। देखा जाए तो वो अपने प्रॉफिट में से खर्चा कर रहे हैं, है ना। तो क्या वो इंटरनली फोकस्ड है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, या अब वो बियॉन्ड फाइनेंशियल देख रहे हैं। नाउ दे आर लुकिंग एट दी थिंग्स विच आर बियॉन्ड फाइनेंशियल, राइट। दोस्तों देखा जाए तो ये जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, इट क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। इससे बच्चों को तो फ्री एजुकेशन मिल ही रही है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो वो लोग, राइट, कंपनी अपनी खुद की भी इमेज, इज्जत लोगों की नजरों में बढ़ा रही है, एग्जैक्टली, राइट। तो व्हेन यू फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, राइट, देन इनिशियली यू फोकस ऑन अदर्स, लेकिन जब आप दूसरों पर फोकस करते हो तो अल्टीमेटली दुनिया गोल है, वो चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर कर वापस से आपके पास टकरा कर आती है, एग्जैक्टली, राइट, ओके। या फिर आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें कि कंपनीज रहती है वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शायद इसके पहले आपको पढ़ते पढ़ते बताया था कि IDFC बैंक ने कहा था कि जितने भी सेविंग्स अकाउंट हमारे बैंक में ओपन होंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में, तो उन हर एक एक सेविंग्स अकाउंट के लिए वी आर गोइंग टू प्लांट वन ट्री, हम एक प्लांट लगाएंगे, राइट। तो देखा जाए तो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज, यानी देखा जाए तो इट इज अ विन विन सिचुएशन, राइट। देखा जाए तो ये एनवायरमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ अपनी भी इज्जत, अपनी भी इमेज लोगों की नजरों में बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जितने भी नॉन फाइनेंशियल तो जितने भी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में अब हम और आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो विन विन सिचुएशन करेगा। इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट, जिसमें कि यू केयर अबाउट द पीपल, यू केयर अबाउट द एनवायरमेंट, एंड देन थिंग्स कम बैक टू यू, नॉट इमीडिएटली, नॉट इन द शॉर्ट टर्म, बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज दैट क्लियर, राइट, ओके। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर रहे हैं इन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, हमें कुल मिलाकर 5 नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, हमें कितने नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पढ़ने हैं, हमें 5 नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पढ़ने हैं। एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एग्जाम में आपको इन 5 में से एटलीस्ट किसी एक के बारे में क्वेश्चन आए 20 मार्क्स का, राइट। यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज है रफली 20 मार्क्स, और यूजुअली जो ICI का फोकस होगा वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर कम और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा होगा, इज दैट क्लियर, राइट। एंड यू अंडरस्टैंड कि वो क्यों SCMP में फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो दोस्तों अब हम समझते हैं नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, हमें कुल 5 नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझने हैं, 5 नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर समझने, जिसमें सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हम कौन सा देखने जा रहे हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन।
ट्रिपल बॉटम लाइन। ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि आखिर ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? यस, ओके। तो दोस्तों हम एक कहानी यहां पर सुनते हैं। ये कहानी है दोस्तों एक व्यक्ति की, है ना, जो 18-20 साल की उम्र में काफी गरीब था, राइट। 18-20 साल की उम्र थी, उसके पेरेंट्स की कोई अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, खुद का घर का मकान नहीं था, पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे, राइट। ये 18-20 साल का व्यक्ति था। इसने कहा यार अब क्या करूं, आखिर मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आखिर क्या करूं, है ना। दोस्तों इसने क्या किया, इसने जाकर वहां पर उस पर्टिकुलर कॉलोनी में एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही थी, राइट। ये वहां पर गया और जाकर इसने ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे काम चाहिए, आप जो काम बोलोगे वो मैं कर दूंगा, आप बोलोगे ईंटें उठाकर यहां से वहां रखनी है मैं कर दूंगा, राइट। तो आप मुझे प्लीज कुछ काम दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, राइट। उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को, इस बंदे को काम पर रख लिया, राइट। इसने सुबह से लेकर शाम तक इसने कड़ी मेहनत करी और इसने कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिया, राइट। दोस्तों इसने उस पैसों को, मतलब अपने आप पर तो खर्चा किया ही किया, लेकिन साथ ही कुछ कुछ पैसा साथ में बचाता चला जाता, राइट, है ना। 3 से 5 साल जब इसने काम किया वहां, राइट, इसके पास कुछ रुपए इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इसी बीच रुपए इकट्ठे करना ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, इसी बीच उसने काफी सारा एक्सपीरियंस लिया कि आखिर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे दीवारें खड़ी की जाती है, कैसे प्लास्टर किया जाता है, कैसे रंग रोगन किया जाता है। सो ही गॉट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्शन, राइट। इसके पड़ोस में किसी ने घर खरीदा और वो देख रहा था कि कोई यहां पर कंस्ट्रक्शन कर ले, राइट। जमीन खरीदी जिस पर उसको कंस्ट्रक्शन करवाना था। इस व्यक्ति ने कहा कि क्यों ना कंस्ट्रक्शन का काम मैं ही कर लूं, इसका रेट, इसका ठेका, इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं ही ले लूं, क्योंकि मुझे तो पूरा आइडिया तो हो ही चुका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैंने बनाई है और मैं अपने नीचे कुछ व्यक्ति रख लूंगा, राइट। इसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया सबसे सस्ते दाम में, राइट, और अच्छा काम करके दिखाया, राइट। यानी देखा जाए तो इस बंदे की अब तरक्की हो गई। पहले ये एक आम वर्कर था, लेकिन अब ये एक खुद एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, राइट। जैसे 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 इसका काम अच्छा लोगों को दिखता गया, लोगों ने इसे काम देना शुरू कर दिया और आज की तारीख में, यानी जब ये इसने अपना करियर शुरू किया था तब ये था 20 साल का, आज की तारीख में दोस्तों ये 35 साल का व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम है राकेश सिंह, इस व्यक्ति का नाम है राकेश सिंह, और राकेश सिंह आज की तारीख में शहर का एक नामी गिरामी कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, राइट। इसने 35 साल की उम्र में इतना नाम कमा लिया। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसने देखा कि जब मैं 31-32 साल का था तब मेरा एक्स प्रॉफिट था, लेकिन जब मैं 32-33 ईयर का हुआ तो मेरा प्रॉफिट 1.5x हो गया, जब मैंने और आगे बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट 2x हो गया, यानी कि दिन प्रतिदिन इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, राइट। ये और काम करता चला गया, इसका प्रॉफिट और बढ़ता चला गया, राइट। लेकिन अचानक से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों स्पीड ब्रेकर आ गया, और जिसकी वजह से जितनी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी आज से ठीक 2 साल पहले, राइट, उसकी आधी रह गई है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ने पीछे मुड़कर देखा वापस से कि आखिर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों हुई है। तो इसे कारण का पता चला कि ईंटों के दाम बढ़ गए हैं, सीमेंट बढ़ गए हैं, सरिया जो हमें लोहा लगता है, राइट, उसके दाम बढ़ गए हैं। यानी कंस्ट्रक्शन में जितने सारे मटेरियल यूज होते हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। लेबर भी अब इतनी आसानी से नहीं है, लेबर को हम शायद पहले 500 रुपए पर डे देते थे, 500 पर डे, लेकिन अब लेबर कहते हैं 700 पर डे से हम कम में नहीं आएंगे, राइट। जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई, राइट। बड़ी चिंता में था ये कि यार मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई। एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था यार अब क्या करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे कमाना है ना। अच्छा मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, ये जो नामी गिरामी कॉन्ट्रैक्टर है इसने एक अपनी खुद की कंपनी क्रिएट कर ली थी, राइट। इसने एक अपनी लिस्टेड कंपनी क्रिएट कर ली थी और इसके कुछ शेयर होल्डर्स भी हैं, राइट, जो कि इससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं प्रॉफिट की। अब जब इतने सारे लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते to work for them because they have invested their hard earned money in your company, और उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको प्रॉफिट कमा कर देंगे। इसने कहा आखिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव की जाए। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के इसके पास दो तरीके।
या तो एक काम करो, अपने रेट्स बढ़ा दो, राइट। लेकिन जैसे ही रेट्स बढ़ाता है तो देखता है कि आसपास अब चारों तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है, और मैंने अगर रेट्स बढ़ाकर काम करना शुरू किया तो फिर मेरा बिजनेस का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली दूसरे लोग मेरा मार्केट छीन कर ले जाएंगे। तो प्राइस इंक्रीज करना कोई तरीका नहीं हुआ, राइट। अब अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मेरी मेंटेन करनी है तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट में कटौती करनी पड़ेगी, मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, राइट। आज तक दोस्तों ये अपने वर्कर्स को काफी अच्छे से रखता था, उनका ध्यान रखता था। कंस्ट्रक्शन पे जो जितने सारे वर्कर्स आते थे उनके लिए ये समय समय पर जैसे फॉर एग्जांपल उनको कहीं ना कहीं दिन में स्नैक्स लगते हैं या चाय लगती है, राइट, वो प्रोवाइड करना। कंस्ट्रक्शन के वर्कर के सेफ्टी का ये सारा ध्यान रखता था। जैसे आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन के कंपलसरी कि आप वो हेड वो कैप आपको पहननी पड़ती है, राइट, या आपको हाथ के ग्लव्स देने पड़ते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ये ध्यान रखता था, राइट। लेकिन इसने कहा कि अब क्योंकि मुझे कॉस्ट कटिंग करना है तो कॉस्ट कटिंग आखिर मैं कैसे करूं। तो इसने सबसे पहले क्या करा, इसके जो 500 वर्कर्स थे, राइट, उसमें से बुलाया एक दिन सभी को और 50 लोगों को इसने कंपनी से बाहर कर दिया और बोला कि बचे हुए जो 450 पीपल हैं दे हैव टू वर्क, दे हैव टू डू वर्क ऑफ दोज 500 पीपल, राइट। उन 450 लोगों को कितने लोगों का काम करना पड़ेगा, 500 लोगों का काम करना पड़ेगा, राइट। विच मीन्स कि अगर आप अभी शाम को 6 बजे जाते थे, आई एम सॉरी, आपका टाइम 7:30 बजे हो गया है, राइट। दूसरा इसने बोला कि आपकी सैलरी, जो बचे हुए वर्कर हैं हम उनकी सैलरी एक तो बढ़ाएंगे नहीं, और दूसरा जो जो हमें वीक वर्कर्स लग रहे हैं हम उनकी सैलरी कट करेंगे, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो इसने वेजेस की कॉस्ट में एक बड़ी सेविंग्स कर ली, राइट। साथ ही साथ इसने उनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसने कहा कि अब हम आपको नई किट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो सेफ्टी किट हमें देनी होती है, राइट। टू हैव टू वर्क आउट दैट थिंग बाय योरसेल्फ। आपको अगर आपको पहननी तो आप बाजार से खरीद लो, हम वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। साथ ही साथ इसने कहा कि सिर्फ वेजेस की कॉस्ट कम करने से कुछ नहीं होगा, मुझे और कॉस्ट कटिंग करनी होगी, राइट। इसने कहा क्यों ना मैं थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लूं। आपको तो पता ही होगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया होगा तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ना ऐसी वाइड रेंज होती है, राइट। मतलब आपको 50 रुपए में भी चीज मिल जाएगी और 500 और 5000 तक भी वो चीज जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट से जो ब्रिक्स आती है, राइट, ईंटें आती है ना, लेट से एक अच्छी क्वालिटी की ईंट आती है 10 रुपए की, 10 रुपीज की। इसने कहा एक काम करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो ईंट की क्वालिटी में, हम 10 रुपीज की जगह 6 रुपीज की ईंट लगा देंगे। 6 रुपए की ईंट लगाई, उसमें इस तरफ से प्लस्तर कर दिया, इस तरफ से प्लस्तर कर दिया सीमेंट से, देखा जाए तो वो ईंट तो अंदर ढक जाएगी और बाहर मैं बढ़िया प्लस्तर कर दूंगा। लोग जो खरीदने आएंगे मेरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में फ्लैट या फिर शॉप्स, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर ईंट आखिर कैसे लगाई है ऊपर से, क्योंकि मैंने उसको कपड़े अच्छे पहना दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं वो चीजें जो कि दिखती लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं उनमें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज कर लूं, और इसने ऐसा करना शुरू कर दिया, राइट। हल्की क्वालिटी का मटेरियल लगाया। साथ ही साथ इसने कहा कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो काफी सारा केमिकल वेस्ट जनरेट होता है या काफी सारा दूसरा ऐसा वेस्ट जनरेट होता है, जिसको आज तक पता है ये बंदा क्या करता था। एक गाड़ी बुलवाता था, उसके अंदर ये सारा वेस्टेज मटेरियल लोड करवाता था और ले जाकर शहर से कहीं 20 से 25 किलोमीटर दूर रिसाइकलिंग सेंटर जो है वहां पर जाकर ये ड्रॉप करता था। अब इसमें इसको लोडिंग का खर्चा पे करना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना है, अनलोडिंग का पे करना है। इसने कहा ये तो एक तरीके से नॉन वैल्यू एडेड आइटम हो गया, कस्टमर तो इसको देखता ही नहीं, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं वहीं कहीं पर इधर उधर जाकर ये वेस्ट डिस्पोज, तो यानी क्यों मैं 25 किलोमीटर दूर जाऊं, उसकी बजाय नियरेस्ट 1-2 किलोमीटर में कोई भी खाली जगह मैं वहां पर ले जाकर ये वेस्ट डंप कर दूं। खैर ये केमिकल या हजार्डियस वेस्ट है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को डैमेज हो सकता है, लेकिन हु केयर्स, care only and only about my bottom line, my bottom line, right। आप सीए के बच्चे, आप समझते हो बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है। बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट्स, राइट। दोस्तों जो इसने काफी सारे मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से क्या इसका बॉटम लाइन इंप्रूव हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। इसने वेजेस की कॉस्ट कम कर दी, इसने इधर मेटेरियल की कॉस्ट कम कर दी, राइट। साथ ही साथ ये वर्कर्स का कुछ ध्यान देता था, उसमें से अगर कोई उनके घर पे कोई बीमार पड़ गया तो ये उनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवा देता था अपने खर्चे पर, राइट।
या ये वर्कर्स का इंश्योरेंस करवा देता था, हेल्थ इंश्योरेंस किस पर, अपने खर्चे पर, राइट। बट ही ड्रॉप्ड एवरी इनिशिएटिव, जिसकी वजह से इसका बॉटम लाइन इंप्रूव हो गया, राइट। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इस प्रोसेस में इसने अपना बॉटम लाइन तो इंप्रूव किया, यानी इसने अपने जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप स्टेक होल्डर का मतलब समझते हो, स्टेक होल्डर्स यानी कि वो लोग जो कि आपकी एक्टिविटीज से अफेक्ट होते हैं, राइट। इसने अपने सारे स्टेक होल्डर्स में से एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स को तो खुश कर दिया। यहां पर वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर कौन है, शेयर होल्डर्स, राइट। वो खुश हो जाएंगे क्योंकि कंपनी इतने टफ टाइम्स में भी अच्छा प्रॉफिट लेकर आ रही। लेकिन उस एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर की कैटेगरी को खुश करने की प्रोसेस में इसने काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। देखा जाए तो इसने सोसाइटी के साथ खिलवाड़ किया है, इसने वेस्ट को वहीं पर ही डंप कर दिया, इसने देखा जाए तो हेल्थ और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया है, राइट। साथ ही साथ इसने एनवायरनमेंट के बारे में भी केयर नहीं किया, राइट। दोस्तों जिसकी वजह से इसने अपना एक बॉटम लाइन तो इंप्रूव कर लिया, लेकिन इसने एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लगाई, राइट। देखा जाए तो क्या ये जो बिजनेस कर रहा है या इसका जो बिजनेस करने का तरीका है, क्या वो सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में या फिर वो अनसस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आज राकेश सिंह जिस तरीके से कंपनी चला रहा है, अगर दुनिया की हर कंस्ट्रक्शन कंपनी राकेश सिंह का मॉडल फॉलो कर ले, कॉपी कर ले, तो जितनी सारे कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी लाइफ को रिस्क होगी या नहीं होगी, होगी। साथ ही साथ एनवायरनमेंट में वेस्ट ऐसे ही डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है जिससे कि एमिशंस बढ़ेंगे, जिससे कि जो सोसाइटी के लोग हैं आसपास के उनको अफेक्ट होगा, राइट। ये घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहा है जिसको की खरीदते वक्त अभी कस्टमर को अंदाजा नहीं है, लेकिन घटिया क्वालिटी के मटेरियल से बनी हुई बिल्डिंग 50 साल टिकेगी या 30 साल में ही ढह जाएगी, 30 साल में ही ढह जाएगी, जिसका मतलब है कि हमें फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी फिर से आप जानते हो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें लगते हैं, यानी बजाय कि हमें 50 साल बाद उन नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती, हमने क्योंकि घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करा तो हर 30 ईयर्स में हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो सकता है वाटर, हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें काफी सारा वाटर लगता है, राइट। अब जब आप घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे, बिल्डिंग की लाइफ कम होगी, तो अब आपका वाटर का कंजम्पशन जो पहले 50 ईयर्स में एक बार होना था वो अब 30 ईयर्स में एक बार होगा। एंड यू नो कि वाटर इज ऑलरेडी अ लिमिटेड रिसोर्स, राइट, जिसको कि हमें सोच समझकर यूज करना होता है और अब उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, राइट। यानी देखा जाए तो इसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल। अगर इसका बिजनेस मॉडल हर किसी ने कॉपी कर लिया तो क्या हम रह पाएंगे अच्छे तरीके से, हम अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे, राइट। वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनकी भी लाइफ है, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, माना कि वो कर आपके लिए, कंपनी के बॉटम लाइन के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए वो वर्कर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका भी अपना परिवार है, राइट, उसके बच्चों के लिए वो सब कुछ है। एंड यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर, राइट। साथ ही साथ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम विद द बेटर क्वालिटी ऑफ मशीन्स। अब जब आप हल्की क्वालिटी ऑफ मशीन यूज करोगे तो हल्की क्वालिटी ऑफ मशीन शायद पोल्यूशन ज्यादा जनरेट करेगी, राइट, जिसकी वजह से वर्कर की अगेन हेल्थ को इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ अगर आपने पोल्यूशन जनरेट करा तो एनवायरमेंट को भी एट लार्ज कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचेगा, जिससे ओवरऑल सोसाइटी जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी होगी या सिक सोसाइटी होगी, सिक सोसाइटी होगी, राइट। कैन यू इमेजिन डूइंग अ बिजनेस इन द वर्ल्ड सराउंडेड बाय पीपल हु आर सिक? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं ऐसी दुनिया में बिजनेस करूं जहां पर हर कोई बीमार है? नहीं, राइट। यू नीड हेल्दी पीपल ताकि आपका बिजनेस भी हेल्दी रहे, बिकॉज इफ पीपल आर सिक देयर वर्किंग एफिशिएंसी विल गो डाउन, देयर इनकम विल गो डाउन और अल्टीमेटली दे विल स्पेंड लेस। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट 1 ईयर होराइजन, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 to 100 ईयर्स होराइजन, राइट। तो 50 to 100 ईयर्स के होराइजन में यू नीड हेल्दी पीपल, बिकॉज इफ यू आर सराउंडेड बाय sick people cannot work for more hours, they cannot generate new ideas, they cannot earn more money, and then if they do not earn more money, how can they spend more money? And
people do not spend more money, how your business will get more money, right? तो ये दुनिया गोल है. अगर आज आपने उनका नुकसान किया है तो ये नुकसान कुछ समय बाद, इमीडिएटली तो नहीं, कुछ समय बाद आपके ऊपर घूमकर आएगा. तो दोस्तों यहां पर क्या हमें सिंगल बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट पर फोकस करना है या हमें ऑलराउंड फोकस करना है? हमें यहां पर ऑलराउंड फोकस करना है. हमें सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में फोकस नहीं करना है, हमें प्रॉफिट्स के साथ साथ दो और पी पर फोकस करना है. सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन जस्ट सिंगल पी, दैट इज प्रॉफिट. वी हैव टू फोकस ऑन हाउ मेनी पीस? 3 पीस. One of them is profits, definitely, right? Another piece, people, right? And third P is planet, right? We have to focus on the planet, right? तो दोस्तों ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ समझा क्या? यहां पर ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट कहता है, यस, इट इज एसेंशियल दैट यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉफिट्स, राइट? दिस इज योर वन ऑफ द बॉटम लाइन, राइट? तो एक बॉटम लाइन दोस्तों हमारी क्या होती है? Profits. Yes, it is essential to focus on profits. But yes, yet another bottom line is that you have to focus on people as well. आपको लोगों पर भी focus करना है. So another bottom line is people. You have to focus on people, right? And yet another bottom line is that you have to focus on even planet, right? आपको लोगों के environment, right? आपको अर्थ के एनवायरमेंट पर भी फोकस करना है, राइट? सो ट्रिपल बॉटम लाइन का आपको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ में आया क्या? आर वी हियर गोइंग टू बी सेल्फिश एंड फोकसिंग ऑन जस्ट आवर बॉटम लाइन, दैट इज प्रॉफिट्स, और वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द बॉटम लाइन ऑफ पीपल एज वेल एज बॉटम लाइन ऑफ द प्लैनेट, एज वेल एज बॉटम लाइन ऑफ द planet, right? So there are all in all how many P's we are going to study? There are 3 P's, right? दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उनको सीएसआर कंपलसरी होता है. सीएसआर का फुल फॉर्म आप सीईओ आप जानते हो. सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कॉर्पोरेट्स की सिर्फ प्रॉफिट कमाकर शेयर्स की प्राइसेस बढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. दे डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, राइट? आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस हुआ था तो काफी सारी कंपनीज आगे निकल कर आई थी, एंड सम ऑफ देम डोनेटेड 100 करोड़, सम ऑफ देम डोनेटेड 50 करोड़ एंड सो ऑन, राइट? बिकॉज दे नो कि अगर लोग बीमार हो गए, लोगों को काम धंधा नहीं मिला, राइट, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर हमारे ऊपर आएगा, राइट? लेकिन हाँ, मैं सिर्फ छोटी सोच रखूं कि मुझे क्या करना, राइट? तो देखा जाए तो हर कोई अगर यही छोटी सोच रखेगा तो फिर ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट? तो काफी सारी कंपनीज ने डोनेट किया, काफी सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या कहा था कि हम सैनिटाइजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे काफी सारे लोगों को, राइट? तो ऐसा करने से अल्टीमेटली देखा जाए तो उन्होंने पीपल को कंसीडर करा, लेकिन जब पीपल रहेंगे, जब लोग रहेंगे, तभी तो वो बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट भी खरीदेंगे. इज दैट क्लियर? उसी तरीके से दोस्तों अगर ये प्लेनेट रहा, अगर ये प्रकृति रही, तो आप और मैं रहेंगे और ये बिजनेस रहेगा. और अगर ये प्रकृति ही नहीं रही और अगर लोग ही नहीं रहे तो आप और मैं बिजनेस आखिर क्या करेंगे, राइट? सो इज इट शॉर्ट टर्म अप्रोच और इट इज अ लॉन्ग टर्म हॉलिस्टिक अप्रोच? इट इज अ लॉन्ग टर्म हॉलिस्टिक अप्रोच, राइट? यहां पर मैं छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टीनेशनल जायंट्स की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, राइट? दे डू बिजनेस एट अ वेरी लार्ज स्केल, राइट? अब वो लोग अगर अपने आईफोन्स, आईपैड्स, राइट, मोबाइल, लैपटॉप, अगर वो लोग प्रोड्यूस करते जाए, लोगों को देते जाए, लेकिन बाद में जब वो डिस्कार्ड करें और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीकों से डिस्कार्ड नहीं करें, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा और वो घूम फिर कर एप्पल के ऊपर आएगा. इज दैट क्लियर? फिर हो सकता है कि लोग बोले कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमें इतने ज्यादा कंज्यूम नहीं करने क्योंकि बाद में ये एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाते हैं. तो शायद हो सकता है 10 ईयर्स या 15 ईयर्स डाउन द लाइन एप्पल का सेल्स इस वजह से गिर जाएगी, हमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी ज्यादा यूज नहीं करनी, राइट? सो यू हैव टू केयर अबाउट द प्लेनेट ताकि अल्टीमेटली आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे. इज दैट क्लियर? ओके. आर वी टॉकिंग अबाउट, सवाल है दोस्तों मेरा आपसे, आर वी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट और वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development. And now what is the difference between development and sustainable development, right? Development मतलब आज मैंने प्रोग्रेस कर ली लेकिन मैंने फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, that is development. But sustainable development means meeting the needs of the present
at the same time making sure that we do not compromise with the needs of our future generation. Is that clear? अगर आप और मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ऐसे तरीकों से जो कि रिसाइक्लेबल सोर्सेज नहीं है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, राइट? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किन किन सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है? कोल से प्रोड्यूस होती है, वाटर से प्रोड्यूस होती है, और विंड से प्रोड्यूस होती है, और सोलर प्रोड्यूस होती है। आपको पता है ये जो चार तरीके हैं, इन चार यानी कौन कौन से चार तरीके बोल दिए? कोल, विंड, सोलर और हाइड्रो, है ना? ओके, इसमें न्यूक्लियर भी रहता है बट आई एम नॉट काउंटिंग दैट राइट नाउ। ओके, इन चार में से तीन तरीके हैं जो रिन्यूएबल है और एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल नहीं है। दोस्तों, कोल यहां पर रिन्यूएबल नहीं है, वाटर रिन्यूएबल, विंड रिन्यूएबल एंड सोलर एज रिन्यूएबल। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? कोल से, राइट? अब अगर आप और मैं बेतहाशा कोल का कंजम्पशन करते जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कहीं ना कहीं हम हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट? सो हियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपिंग इन सच अ वे दैट वी मीट द needs of the present. At the same time, we do not compromise with the needs of our future generation. Is that clear? क्या ये अनइम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? क्योंकि अगर आज मल्टीनेशनल जाइंट्स ने सिर्फ अपने प्रॉफिट पर फोकस किया और आपकी और मेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया, राइट, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी। मतलब वो हमें इकोनॉमिकली पैसा तो कमा कर दे देंगे, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जिसमें हम ही बीमार हो जाए, राइट? अगर उन्होंने मोर पॉल्यूटिंग तरीकों से प्रोडक्शन किया, राइट, जिससे कि उनको कॉस्ट कम, प्रॉफिट बढ़ गया, आपकी जेब में लाख रुपए आ गए, लेकिन अगर आप बीमार हो तो वो लाख रुपए खाक के बराबर है। एग्जैक्टली। सो सस्टेनेबल और ट्रिपल बॉटम लाइन मींस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लैनेट, ऑफ द पीपल एंड ऑफ प्रॉफिट्स। मैं आपको एक खास बात दोस्तों यहां पर बताना चाह रहा हूं, आप देखेंगे यहां पर। ओके, हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, आप इस पर फोकस कीजिए। आप और मैं क्या है? आप और मैं क्या है? ये रही अर्थ, है ना? ये रहा उसका एनवायरनमेंट, जिसमें काफी सारे ट्रीज हैं, वाटर है, सोलार है, सन है, मून है। यहाँ पर काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें अर्थ ने दिए हैं, राइट? ओके, आप और मैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो अर्थ ने दिया है ना उसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपने कहीं पर सुना होगा आपकी स्कूल एजुकेशन में दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। आप और मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लेटे से आप कुछ भी, जैसे आपकी जो किताबें हैं, राइट, वो किताबें जो हैं वो क्रिएट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हमने किसी चीज को ट्रांसफॉर्म किया है, राइट? हमने पल्प लिया और पल्प को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू पेपर, राइट? या आप कुछ भी डैम एग्जाम्पल ले लो, राइट? आप अपना सेलफोन ले लो, सेलफोन क्रिएट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो डू यू एग्री कि इतना बड़ा जो एनवायरमेंट है, राइट, इतनी बड़ी जो इकोलॉजी है, इतना बड़ा जो प्रकृति है, हम उसके एक छोटे से हिस्से हैं, राइट? इस एनवायरमेंट के अंदर है दोस्तों सोसाइटी, राइट? इसके अंदर इंडियन से, इसके अंदर अमेरिकन से, इसके अंदर यूरोपियन से एंड सो ऑन, राइट? ओके, और उस इतने बड़े, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इतने सारे लोग, और उसके बीच में हमारा ये रहा एक छोटा सा बिजनेस। क्या ये बिजनेस हमें जो कि प्रॉफिट कमा कर देगा, डॉलर कमा कर देगा, रुपए कमा कर देगा, लेकिन जब ये सोसाइटी को डैमेज पहुंचाएगा और एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाएगा, तो ऐसा प्रॉफिट किसी काम का नहीं है जिसमें कि सोसाइटी ही ना रहे। अगर हेल्दी सोसाइटी नहीं है तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट आपके किसी काम का नहीं है, राइट? उसी तरीके से अगर हमें एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ही पोल्यूशन मिलेगा, तो ऐसा पैसा हम कमाकर आखिर क्या करेंगे? आपने दिल्ली का एग्जाम्पल देखा होगा जहां पर काफी सारा पोल्यूशन, राइट? तो अगर आप बहुत रईस इंसान हो, आपके पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ प्लस है, बट इफ यू आर लिविंग इन अ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, राइट, तो उससे तो मैं मानता हूं कि एक वो इंसान, गरीब इंसान अच्छा है जो कि बाहर रह रहा है, जिसका कि 2-3 बीघा खेत है, लेकिन वो ताजी हवा में सांस ले पा रहा है, राइट? तो क्या आप और मैं एनवायरनमेंट के बिना कुछ हैं? कुछ भी नहीं, राइट? उसी तरीके से दोस्तों सोसाइटी के बिना भी आप और मैं कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आपने पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन उस पैसे को अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास लोग नहीं है, राइट, तो फिर ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है, राइट? तो दोस्तों वी
which means business. We means business is nothing without society and nothing without environment, right? हम इतने बड़े पर्यावरण, इतनी बड़ी सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है. So we should act in a responsible manner, environmentally responsible ways as well as socially responsible ways. That here, so it's an important concept which has been implemented by various governments around the world, right? Because they know कि आज अगर हमने सिर्फ प्रॉफिट और लालच किया तो कहीं ना कहीं ये लालच आज से 25 साल या 50 साल बाद आने वाली जनरेशन को खा जाएगा और अर्थ सस्टेनेबल नहीं रहेगी. तो क्यों ना आज से एक इनिशिएटिव लिया जाए कि हम जब भी एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे तो हम रिन्यूएबल तरीकों पर ध्यान देंगे. आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ावा देती. खैर रिन्यूएबल सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन से प्रॉफिट कमाकर अल्टीमेटली आप उस प्रॉफिट का क्या करोगे जब आगे ही नहीं बचेगा. इज दैट क्लियर, राइट? सिमिलरली दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से तो ये इनिशिएटिव्स हैं ही हैं, राइट? लेकिन ये होते हैं एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, एनवायरमेंट एज वेल एज सोसाइटी. नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है तो कॉर्पोरेट्स को भी आगे निकल कर आना चाहिए और अपने आप को सोशल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली अपने आप को पिक्चराइज करना चाहिए, राइट? इज दैट क्लियर, राइट? सो दोस्तों क्या ये सिंगल बॉटम लाइन है या फिर ये ट्रिपल बॉटम लाइन है? इट्स अ केस ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन, राइट? तो दोस्तों यहां पर हमने देखा ट्रिपल बॉटम लाइन का एक ऑलराउंड कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर जॉन ब्रेट एल्किंगटन. ये किसने डेवलप किया था? मिस्टर जॉन ब्रेट एल्किंगटन, जिन्होंने कि 1994 में इस पर्टिकुलर टर्म को कॉइन किया था कि ट्रिपल बॉटम लाइन की एक चीज होती है, राइट? फिर उन्होंने 1997 में अपनी किताब पब्लिश करी और उसके अंदर इसकी सारी की सारी डिटेल्स दी, राइट? सर क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम याद रखना जरूरी? बिल्कुल जरूरी है. मैं क्या कह रहा हूं पता है? आईसीआई कई बार क्या बदमाशी करता है, ये नाम ही नहीं बोलता है कि हम ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में. वो बोलते परफॉर्मेंस मेजर्स डेवलप्ड बाय मिस्टर जॉन एल्किंगटन. मिस्टर जॉन एल्किंगटन ने जो परफॉर्मेंस मेजर सजेस्ट किया था उसके रिस्पेक्ट में आप इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो केस स्टडी को सॉल्व करो. तो नाउ यू हैव टू नो कि मिस्टर जॉन एल्किंगटन आखिर कौन सा वाला परफॉर्मेंस मेजर देकर गए थे, राइट? इसलिए मैंने उसको यहीं पर ही टॉपिक के नीचे लिख दिया है. इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके, क्या समझ में आया आपको ट्रिपल बॉटम लाइन, है ना? ओके. तो दोस्तों देखा जाए तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन वर्सेस सिंगल बॉटम लाइन. मैंने क्या दो वर्ड्स बोल दिए? एक बोल दिया है मैंने ट्रिपल बॉटम लाइन और दूसरा क्या बोल दिया? सिंगल बॉटम लाइन. सिंगल बॉटम लाइन विच मींस यू आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन, बोलते जाओ आपको सब कुछ आ गया. यू आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन प्रॉफिट्स, राइट? ये था दोस्तों ट्रेडिशनल तरीका. ये क्या था? ट्रेडिशनल तरीका, राइट? इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट? ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगी और बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेगी? प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया. लेकिन आप तो सीए हो, आप एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हो, आपको पता है कि in addition to reporting your financial accounts you have to also talk about CSR, right? जिसके अंदर आपने शायद अगर देखा होगा तो वहां पर वो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसमें वाटर का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन भी आपको रिपोर्ट करना होता है. इज दैट क्लियर, राइट? तो दोस्तों ये एक तरीके से क्या हुआ, अब जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हुई, आर दे फोकसिंग जस्ट ऑन अ सिंगल बॉटम लाइन और दे आर फोकसिंग ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन? दे आर फोकसिंग ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन, है ना? लेकिन आज भी जो हमारी मेनली एनुअल रिपोर्ट रहती है उसका 90% फोकस पता है कहां रहता है? प्रॉफिट पर फोकस रहता है. इसीलिए दोस्तों दुनिया में एक और रिपोर्टिंग इनिशिएटिव शुरू हुआ, एक और रिपोर्टिंग इनिशिएटिव शुरू हुआ विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव. क्या बोल दिया मैंने? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, राइट? जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया कि आप किस तरीके से अपने ऐसे मेजर्स जो आपने पीपल के लिए यानी सोसाइटी के लिए लिए हैं या अपने ऐसे मेजर्स जो प्लैनेट यानी कि एनवायरमेंट के लिए लिए, तो आप उसको किस तरीके से रिपोर्ट करो. क्योंकि आज तक क्या हो रहा था, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट कर रही थी, राइट? लेकिन दे डेवलप्ड सम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. क्या डेवलप करें उन्होंने? कुछ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. जैसे आप पढ़ते हो ना, इंड AS पढ़ते हो, राइट? सो दे आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, राइट?
Similarly, there are some standards which have been developed by GRI, Global Reporting Initiative. They focus on how should you present that you did care about environment, how should you present that you did care about the people or society. Is that clear, right? तो ऐसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स आए हैं, है ना। अब दोस्तों आईसीआई ने क्या करा कि एक नॉलेज कैप्सूल लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने ग्लोबल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स को लिखा हुआ है कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही एनवायरमेंट और पीपल के बारे में आपने क्या क्या किया है उसको रिपोर्ट करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। वो आईसीआई ने पब्लिश करे उनकी वेबसाइट पर, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, राइट। तो इसलिए हम उस चीज को कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो उन्होंने साफ बोल दिया है कि बस आपको नाम पता होना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, बट the reporting standards themselves are not relevant from exam point of view, right? एक बार देख लें क्या यार इन्होंने क्या लिखा है ना, ये तो सब मैं मेरे हिसाब से बता रहा था आपको। ओके, तो दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को यहां पर रीड आउट कर रहा हूं। बहुत शानदार बात बोली, पता है कि आखिर हम बिजनेस को कब कहेंगे कि बिजनेस सस्टेनेबल है। आखिर हम कब कहेंगे कि बिजनेस सस्टेनेबल है? तब कहेंगे कि बिजनेस सस्टेनेबल है जब वो ऐसे डिसीजंस ले जो कि सस्टेनेबल हो। सो ऑब्वियसली द आंसर इज व्हेन मैनेजमेंट मेक सस्टेनेबल बिजनेस डिसीजंस। सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वो कैसे पता करें? तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हर डिसीजन को, आपको अपने हर बिजनेस डिसीजन को कितनी कसौटी पर खरा उतारना होगा? 3 कसौटी पर खरा उतारना होगा कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं क्या वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, क्या वो पीपल के बारे में केयर करेगा, साथ ही साथ क्या वो प्लैनेट के बारे में केयर करेगा। अगर कोई सा ऐसा डिसीजन है जो कि तीनों को एक्सेप्टेबल हो, मैंने क्या बोल दिया, तीनों को एक्सेप्टेबल हो, यानी तीनों को मंजूर हो, ये भी बोले हाँ, ये भी बोले हाँ और ये भी बोले हाँ, तो फिर ऐसा बिजनेस डिसीजन क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल बिजनेस डिसीजन, क्योंकि इसमें हर किसी की राजी मर्जी है। इज दैट क्लियर, राइट? ओके, सो दोस्तों, हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कैसे बिजनेस डिसीजन को हम देखें कि ये सस्टेनेबल है या नहीं? द आंसर लाइज इन TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन, राइट। दोस्तों, ये ट्रिपल बॉटम लाइन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये क्या है? ये एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो बताता है कि किस तरीके से आपने रिपोर्ट करना चाहिए, दैट यू डिड केयर नॉट जस्ट अबाउट द सिंगल बॉटम लाइन बट अबाउट ट्रिपल बॉटम लाइन, राइट। ओके दोस्तों, ये देखो यहाँ पर पीपल होते हैं, प्लैनेट होते हैं और प्रॉफिट होता है, और ये क्या कहलाते हैं? डायमेंशंस ऑफ TPL कहलाते हैं, राइट। यानी TBL के कितने डायमेंशंस है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देयर आर 3 डायमेंशंस, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स, राइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स के बारे में लिखा हुआ है, बट उसका सिर्फ नाम दिया हुआ है। मैंने क्या है उसके अंदर वो आपको बता दिया। क्या है आप मुझे रिपीट कर सकते हो कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के अंदर क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, जो कि आपको बताते हैं हाउ शुड यू रिपोर्ट अबाउट द इनिशिएटिव्स दैट यू हैव टेकन रिगार्डिंग एनवायरमेंट एंड दैट यू हैव टेकन रिगार्डिंग पीपल। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर और पढ़ते हैं यहाँ पर डायमेंशंस या फिर सेट्स ऑफ TBL। ओके, क्या आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर कितने सर्कल्स हैं? 3 सर्कल्स है, राइट। सबसे पहला सर्कल क्या है? सोशल, राइट। सेकंड सर्कल कौन सा है? एनवायरमेंटल। और थर्ड सर्कल कौन सा है दोस्तों? इकोनॉमिक, राइट। ये हुए हमारे कितने सर्कल्स? ये हुए हमारे 3 सर्कल्स, राइट। सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। मैं आपसे गहरा सवाल पूछ रहा हूं, इन तीनों सर्कल में से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, या तीनों ही बराबर है? इसलिए तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है कि यहां पर सिर्फ प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पीपल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई द साइज ऑफ द सर्कल आर सेम। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों, अब मेरे हिसाब से सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, जब हम प्लैनेट की बात करते हैं ना, तो प्लैनेट का पता है एक और नाम क्या होता है? चलो आप ही बता दो। प्लैनेट का एक और नाम क्या होता है? एनवायरमेंटल बॉटम लाइन। प्लैनेट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट विच बॉटम लाइन? एनवायरमेंटल बॉटम लाइन। अच्छा चलो पीपल का बताओ। पीपल मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इक्विटी बॉटम लाइन, राइट। सोशल बॉटम लाइन वर्ड ने लिखा है, सोशल इक्विटी बॉटम लाइन। क्या आप समझते हो? इक्विटी का मतलब होता है इक्विटेबल, यानी बराबर।
राइट। यानी कि जब आप लोगों को एम्प्लॉय करते हो तो आपको उनको समान यानी आपको उनको बराबर मानना चाहिए, राइट। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेल वर्कर के बीच वर्सेस फीमेल वर्कर के बीच, राइट। या फिर बेस्ड ऑन योर रेसिज्म होता था, या फिर बेस्ड ऑन योर कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट। तो दोस्तों क्या डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? नहीं, राइट। फिर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस से यू आर एप्पल और यू आर माइक्रोसॉफ्ट, राइट। और अगर आपके सामने दो लोग इंटरव्यू देने आए हैं, एक गोरा है और एक काला है, सो यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। यू शुड हायर नॉट बेस्ड ऑन रेसिज्म और कलर, यू शुड हायर देम बेस्ड ऑन योर टैलेंट, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। इज दैट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया? इक्विटी। इक्विटी का मतलब बराबरी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप लिख लो ना, वो बाद में आपको थोड़ी नहीं याद रहेगा कि सर ने इतना डीप में समझाया था। हाँ, ओके, तो आप यहां पर लिख लीजिए बराबरी, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलूं क्या, कि आपने देखा होगा आजकल कुछ कंपनीज ना, पता है, एक और चीज रिपोर्ट करती है कि हमारे यहाँ पर जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, आखिर उसका कितना परसेंटेज वर्कर्स फीमेल वर्कर्स है। या आपने देखा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, राइट, उसके अंदर आखिर कितनी सीट्स वुमेन ने ऑक्यूपाई कर रखी है, राइट। सो दैट इज केयरिंग अबाउट सोशल इक्विटी बॉटम लाइन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। और दोस्तों प्रॉफिट यानी कि कौन सी बॉटम लाइन हो गई है? इकोनॉमिक बॉटम लाइन, है ना। ओके, तो हाँ, तो थ्री पीस तो आपको याद हो ही गए हैं। अगर आपको बॉटम लाइन की टर्म्स में कहने को कहा जाए तो प्लैनेट मींस एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, एंड पीपल मींस सोशल बॉटम या सोशल इक्विटी बॉटम लाइन, एंड प्रॉफिट मींस इकोनॉमिक बॉटम लाइन। इज दैट क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं कि आखिर हम प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट में किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। हाँ जी। Planet, the environmental bottom line measures the impact of business activities, है ना। किसका इंपैक्ट देखते हैं हम? बिजनेस एक्टिविटीज का इंपैक्ट देखते हैं। किस पर? ऑन रिसोर्सेज सच एज एयर, कि आखिर आपने कितना पोल्यूशन जनरेट किया। इज दैट क्लियर? आप देखते हैं कि यहां पर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट नाम की चीज हो गई, जो कि देखता है कि आपने कितना पोल्यूशन जनरेट किया और आपने आखिर उसको, उसके रेमेडियल के लिए आपने आखिर क्या किया। साथ ही साथ वाटर आपने कितना कंजम्पशन करा, राइट। आपको पता होगा सीएसआर में हमें वाटर के बारे में भी रिपोर्ट करना होता है कि हाउ मेनी गैलन्स और लीटर्स ऑफ वाटर योर बिजनेस हैज कंज्यूम्ड इन द लास्ट ईयर, राइट। जिससे पता चलता है कि कौन सा बिजनेस कितना ज्यादा पानी खा रहा है। इज दैट क्लियर? तो जब मारुति सुजुकी, देखो यार, मारुति सुजुकी कार बनाता है तो कहीं ना कहीं उनको वाटर कंज्यूम करना होता है, राइट, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, राइट। और Hyundai भी कार बनाता है, तो क्या देखा जाएगा कि कौन वाटर का कम कंजम्पशन करके प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। तो ऐसी कंपनी इज रियली केयरिंग अबाउट दी प्लैनेट, राइट। और क्या ग्राउंड एंड ग्राउंड 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 वर्ड क्या लिखा है? ग्राउंड। यहां पर ग्राउंड का मतलब होता है लैंडफिल्स। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? लैंडफिल्स, अर्थ, राइट। जब आप काफी सारा प्रोडक्शन करते हो ना, तो काफी सारा केमिकल्स, है ना, हजार्डियस केमिकल्स रिलीज होता है, राइट। जिसको अगर आपने ग्राउंड में, जमीन में ऐसे ही छोड़ दिया, राइट, तो हो सकता है कि वो जमीन उपजाऊ ही ना बचे और वो फिर किसी काम की ना रहे, राइट। सो यू हैव टू केयर अबाउट एयर, यू हैव टू केयर अबाउट वाटर, यू हैव टू केयर अबाउट ग्राउंड, राइट। और इसी के साथ साथ एंड एमिशंस टू डिटरमिन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद पीपल यानी कि सोशल इक्विटी बॉटम लाइन रिलेट्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसके बारे में? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी वही अगेन सीएसआर के जैसा हो गया। फॉर एग्जांपल ना, आपको पता होगा कि कंपनीज के अंदर वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि ये केयर करते हैं कि आप एम्प्लॉयज के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, राइट। तो वो होता है क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। मोटिवेशन, बंदा आ रहा है आपके यहाँ पर, वर्कर काम करने आ रहा है, आप सुबह आते पहले उसको दो चार बातें सुना रहे हो शुद्ध हिंदी में और फिर आप उसको बोल रहे हो कि अब चल काम कर, राइट। सो यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द पीपल, राइट। मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, यू शुड पे देम प्रॉपर इंसेंटिव्स, राइट, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। अगर आप उनका दुरुपयोग कर रहे हो, अगर आप उनको अंडर पे कर रहे हो, राइट, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट केयरिंग अबाउट पीपल, यू आर ओनली एंड ओनली केयरिंग अबाउट योर प्रॉफिट्स, राइट। जैसे कि बंदे ने क्या करा था, 700 की वेजेस को घटाकर कितना कर दिया था, 500 लेटेस्ट से कर दिया था, राइट। तो कहीं ना कहीं उसने पीपल के लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया।
इट विल कम बैक टू हिम, क्योंकि जब लोगों की कमाई कम होगी तो अल्टीमेटली लोग बिजनेस या फिर एक्सपेंडिचर कम करेंगे और कहीं ना कहीं वापस से घूम फिर कर ये चीज बिजनेस के ऊपर आएगी। आज नहीं आएगी लेकिन यस ओवर पीरियड ऑफ टाइम आएगी, राइट? सो यू हैव टू मोटिवेट दैम, you have to provide them good incentives, you have to care about the health as well as safety of employees। आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस के बाद काफी सारी कंपनीज ने अनाउंसमेंट करा है कि हमारे एम्प्लॉयज का वैक्सीनेशन हम हमारे खर्चे पर करेंगे सर, राइट? सो दैट इज केयरिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट? नहीं तो कंपनीज ऐसा कह सकती थी हमको क्या करना है, राइट? इसको जो भी हो, इसको कुछ हुआ तो हम इसके बदले में नया रख लेंगे, लेकिन नहीं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन, राइट? यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन द आईज ऑफ द सोसाइटी कि देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट केयरिंग अबाउट आवर प्रॉफिट्स बट वी डू केयर अबाउट आवर पीपल। और यहाँ पे पीपल में अरे और दो कैटेगरी कवर्ड है, एक तो आपके खुद के वर्कर भी पीपल हैं और जो सोसाइटी है दूसरी जो आपके नियर बाय प्लेसेस में रहती है वो भी पीपल है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर पीपल में दो चीजें कवर हो रही है, कहीं पर लिख लो ना। सो पीपल कवर्स बोथ, आवर वर्कर्स और साथ ही साथ सोसाइटी यानी नियर बाय पीपल, है ना? ओके, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, यार कितनी सही बात लिखी है दोस्तों, आप पढ़ लो उसको, वहां पर क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अगर आप अपने यहां पर वर्कर को रख रहे हो लेकिन आप उनके ट्रेनिंग या स्किल्स डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं कर रहे हो, और पता है क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हो कि अभी ये ज्यादा पढ़ लिख लिया, ज्यादा समझदार बन गया तो फिर ये खुद का काम शुरू कर देगा या फिर ये जाकर कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर ले कर लेगा, तो अगेन so again that is not caring about the people, right? You should focus on their training, you should focus on their skills development, right? जब एक पढ़ी लिखी समझदार स्किलफुल सोसाइटी होगी तो कहीं ना कहीं वो देश की उन्नति और पूरे के पूरे एनवायरमेंट की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेगी, राइट? ह्यूमन राइट्स समझते हो क्या आप? ह्यूमन राइट्स के बारे में, राइट? और एथिकल बिहेवियर समझते हो क्या आप, राइट? तो ये सारी चीजें कहां पर कवर हो रही? पीपल में कवर हो रही, राइट? इसी के साथ दोस्तों आखिरी क्या है वो तो हम समझते ही, राइट? बचपन से पढ़ रहे 11वीं से, प्रॉफिट। द इकोनॉमिक बॉटम लाइन रेफर्स टू मेजर्स maintaining or improving the company's success in terms of adding value to who? Shareholders। Is that clear, right? Okay, फटाफट दोस्तों आपके पास 1 मिनट का समय है, आपको क्या करना है बच्चा बच्चा जानता है, आपको ये सारे डायमेंशंस कंटस्ट करने हैं, राइट? क्योंकि आप जानते हो कि अगर ट्रिपल बॉटम लाइन का क्वेश्चन आया और तो उसमें आपको सबसे पहले ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? कि व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन, और फिर आपको इन तीनों डायमेंशंस के बारे में लिखना पड़ेगा, राइट दोस्तों? ये तीनों डायमेंशंस आप याद रख ले। क्या आपको याद है? हाँ जी, तो सबसे पहले आप किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहला क्या था वहां पर? प्लैनेट, राइट? ओके, हाँ, तो प्लैनेट दैट इज एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, है ना? एंड इट measures the it measures the impact on resources such as air, water, ground, and emissions, right? Related to environmental impact and ecological फुटप्रिंट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या था, बस आपको क्या है ना, आपको एग्जैक्ट वैसी इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी नहीं, आपको तो वो की पॉइंट्स याद होने चाहिए। अच्छा, एग्जामिनर की भी नजर इज, वॉज, फॉर, द ये नहीं देखते, एग्जामिनर की नजर देखती है बच्चे ने एमिशंस वर्ड लिखा, फुटप्रिंट वर्ड लिखा, मतलब बच्चा पढ़कर आया सही जगह से, राइट? फिर हाँ, इसके बाद क्या? पीपल दैट इज सोशल इक्विटी बॉटम लाइन, राइट? रेफर्स टू क्या क्या? रेफर्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोटिवेशन, incentives,
ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, एथिकल बिहेवियर, राइट, इन सारी चीजों के बारे में फोकस करता है। एंड देन थर्ड वाज प्रॉफिट्स, दैट इज इकोनॉमिक बॉटम लाइन, है ना, रेफर्स टू वेज या फिर मेजर्स फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंपनीज परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एडिंग वैल्यू टू हु शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर, है ना? एग्जाम में आखिरी दिन याद करके जाओगे, समझेगा कि आपको। ओके दोस्तों, ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत कुछ कहता है, राइट। एक तो मैंने आपको यही बता दिया कि जो तीनों सर्कल का साइज है वो कैसा है, इक्वल है, राइट। इसी के साथ साथ ना इस डायग्राम के अंदर ये तीन टर्मिनोलॉजीज तो लिखी है जो आज आप और मैं समझ चुके हैं, लेकिन इन तीन के अलावा चार टर्मिनोलॉजीज और लिखी है, राइट। बेयरेबल, इक्विटेबल, वायेबल और सस्टेनेबल, राइट। देखा जाए तो इन तीनों सर्कल का मिलन कहां हो रहा है? यहां पर तीनों सर्कल मिल रहे हैं। हियर यू कैन सी कि ग्रीन वाला भी आ रहा है, ब्लू वाला भी आ रहा है और रेड वाला भी। तो जब तीनों को कोई सी चीज मंजूर हो तो ऐसे बिजनेस डिसीजन को क्या कहा जाएगा? सस्टेनेबल, राइट। लेकिन अगर कोई सी ऐसी चीज है जो सिर्फ सोशल को मंजूर हो और एनवायरमेंट को मंजूर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? बेयरेबल। अगर कोई सी ऐसी चीज है जो सोशल को मंजूर है और प्रॉफिट को मंजूर है, राइट, यानी पीपल को मंजूर है और सोसाइटी को मंजूर है, लेकिन एनवायरमेंट को मंजूर नहीं है, तो ऐसा डिसीजन क्या कहलाएगा? इक्विटेबल, राइट। अगर कोई सी ऐसी चीज है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी है और प्रॉफिट के लिए अच्छी है लेकिन लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा? वायेबल, राइट। तो अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यह है एनवायरमेंट और यह है प्रॉफिट। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस का एग्जांपल देता हूं जो एनवायरमेंट को एक्सेप्टेबल है। एनवायरमेंट कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बिजनेस से, आप करो बिजनेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। और जो बिजनेस प्रॉफिट भी जनरेट करता है लेकिन वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे बिजनेसेस कैसे होते हैं? वायेबल होते हैं, यानी आप करो इस बिजनेस को, इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, एनवायरमेंट भी कुछ नहीं कहेगा, कुछ लोगों को इससे इंपैक्ट होगा, जैसे लिकर हुआ, टोबैको हुआ, अल्कोहल, राइट। ऐसे बिजनेसेस एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचाते हैं, राइट। ऐसा मत बोल देना कि जो सिगरेट से धुआं होता है उससे पोल्यूशन है, उससे ज्यादा पोल्यूशन तो गाड़ियों से होता है, फैक्ट्री से होता है, राइट। है ना, छोटी सिगरेट क्या कहते हो, टोबैको बिजनेस हुआ या अल्कोहल का बिजनेस हुआ तो एनवायरमेंट कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। क्या प्रॉफिट में कोई कमी है? अच्छा छाप रहे हैं ये लोग, राइट। तो ऐसा बिजनेस कैसा है? वायेबल बिजनेस है, यानी ऐसा बिजनेस किया जा सकता है, आप करते रहो, इससे ओवरऑल कोई नुकसान नहीं होगा, सोसाइटी को जरूर नुकसान होगा, राइट। ओके, हाँ। फिर इसके बाद ऐसा कोई सा बिजनेस जो कि सोसाइटी को मंजूर है, जो कि सोसाइटी को मंजूर है और साथ ही साथ वो बिजनेस प्रॉफिट भी आपको देता है, सोसाइटी को मंजूर है और बिजनेस प्रॉफिट भी देता है लेकिन एनवायरमेंट को मंजूर नहीं है, राइट। तो ऐसा बिजनेस क्या कहलाता है? इक्विटेबल कहलाता है। इक्विटेबल यानी कि वो सोसाइटी को मंजूर है और बिजनेस को भी मंजूर है, राइट। अब बेचारा एनवायरमेंट तो कुछ बोलता ही नहीं है, राइट। तो एनवायरमेंट की कौन सुने? तो हम ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? इक्विटेबल बिजनेस, राइट। ऐसे बिजनेस का एग्जाम्पल वो होगा जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान है, राइट, लेकिन लोग और बिजनेस उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। जैसे आप बता रहे हो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस सोसाइटी को चाहिए और बस चलनी चाहिए, ट्रक्स चलनी चाहिए, तभी चीजें इधर से उधर जाएंगी, प्रॉफिट भी उससे होता है, लेकिन एनवायरमेंट को वो मंजूर नहीं। पर ऐसा बिजनेस फिर भी करना पड़ता है क्योंकि उससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है, राइट। तो ऐसा बिजनेस क्या कहलाएगा? इक्विटेबल कहलाएगा, राइट। यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, सोसाइटी के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, राइट। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की पॉलिथिन्स, प्लास्टिक की पॉलिथिन सोसाइटी को चाहिए यूज करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस को चाहिए, लेकिन वो एनवायरमेंट को मंजूर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बिजनेसेस कहां पर आएंगे? इक्विटेबल कैटेगरी में आएंगे। हाँ, एक और कौन सा बचता है? बेयरेबल। बेयरेबल यानी किन दो को मंजूर है? एनवायरमेंट को मंजूर है और सोसाइटी को मंजूर है, लेकिन ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है, ऐसे बिजनेस में लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और ग्रीन तरीकों से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, राइट, ग्रीन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जाम्पल सोलर, सोलर इज अ ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, राइट। उसमें एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। क्या सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन ऐसे बिजनेस में ना प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं बनता है, तो ऐसे डिसीजंस क्या कहलाते हैं? बेयरेबल, यानी किए जा सकते हैं, राइट। हम इन बिजनेसेस को लंबे समय तक चला सकते हैं, माना हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ठीक है ना, प्रॉफिट अल्टीमेटली नहीं कमा रहे तो भी क्या, वो सोसाइटी एंड एनवायरमेंट आर हैप्पी, तो ऐसा बिजनेस क्या कहलाएगा? बेयरेबल बिजनेस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना।
ओके, तो वो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। अब आपको रिपीट करने होंगे एग्जाम्पल। हाँ, इस टेबल में ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि प्लेनेट को एक्सेप्टेबल है, पीपल को एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं होता। बताइए दोस्तों कौन सा। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी वाले सारे बिजनेस पता है आज की तारीख में बेचारे नुकसान में है, लेकिन दिस बिजनेसेस आर स्टिल बेयरेबल, राइट, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे बाकी लोगों को, राइट। तो एग्जाम्पल सोलर एनर्जी कंपनीज, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सा हो गया, जो कि प्लैनेट को मंजूर नहीं है लेकिन पीपल और प्रॉफिट के लिए वो चाहिए। बताइए दोस्तों कौन कौन से हो गए, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन बोला था या फिर प्लास्टिक बैग्स का एग्जांपल लिया था, राइट। ओके, एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन से लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, बढ़िया चाहिए हमको, राइट। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और एक और क्या बताया, पॉलिथिन, राइट, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। ओके, अच्छा, आपने देखा होगा कि काफी सारी कंपनीज ना, पता है, अभी इस प्लास्टिक बैग के बारे में जागरूक हो चुकी है और वो प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स यूज करते हैं, क्योंकि वो रिसाइकलेबल होते हैं। और आपको पता होगा प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं होता, मतलब समुद्र के अंदर लाखों भी मैंने कम बोल रहा हूँ, राइट, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक बस रखा हुआ है, राइट। मतलब वो सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करके कंप्रेस करें ना, तो इतनी बड़ी चीज क्रिएट हो जाएगी जो कि अर्थ के बराबर हो जाएगी, राइट। तो इतना सारा प्लास्टिक समुद्र के अंदर रखा हुआ है, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद कौन सा वाला बिजनेस है जो कि एनवायरनमेंट को मंजूर है, लोगों को मंजूर नहीं, लेकिन उससे प्रॉफिट होता है। बताएंगे दोस्तों कौन सा बिजनेस हुआ ये, सिगरेट, अल्कोहल, राइट, है ना। देखना घर वाले ने देख ले एग्जाम्पल है, हाँ, क्या लिख रहा है किताब, राइट। ओके, और ऐसा बिजनेस जो कि प्लेनेट को मंजूर हो, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पीपल को मंजूर हो, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट को मंजूर हो, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा बिजनेस कैसा कहलाएगा, सस्टेनेबल। जैसे कि रिटेल मॉल्स हुए, मॉल से प्रॉफिट होगा, मॉल से पीपल को फायदा है, मॉल से एनवायरमेंट को कोई डैमेज, यानी एनी बिजनेस विच इज planet friendly, people friendly and generating profits would be called as a sustainable business. Is that clear? ठीक है। ओके, दोस्तों टीबीएल यहां पर आप अंडरलाइन करेंगे, जो टीबीएल है वो शेयर होल्डर अप्रोच रखता है या स्टेक होल्डर अप्रोच रखता है, स्टेक होल्डर अप्रोच रेदर देन शेयर होल्डर अप्रोच। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके पहले वो जो हमने करे थे ना, ईवीए, ईवीए समझा था ना, ईवीए सिर्फ पता है किस पर फोकस करता है, शेयर होल्डर्स पर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर टीबीएल का कॉन्सेप्ट समझा, है ना। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम आते हैं इसके केस सिनेरियो पर पधारने का कष्ट करेंगे। द ट्रिपल बॉटम लाइन रिकॉग्नाइजेस दैट कंपनीज परफॉर्मेंस शुड नॉट ओनली बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स ability to generate economic profits for its owners, but also by its impact on people and the planet for its long-term economic and social viability. True or false? Haji, true or false? True, because triple bottom recognizes that a company's performance should not only be measured in terms of profit that it can generate for its owners, but it should also focus on planet and people for the long-term sustainability of the business, right? तो true लिखा है triple bottom line के बारे में या false? True लिखा है, right? True लिखा है ना, एक बार फिर से पढ़ लो। The triple bottom line recognizes that a company's performance should not only be viewed in terms of its ability to generate for its owners, but also by its impact on for its long term economic and social viability, right? मैं आपको बताता हूं ना कि अगर आपने कोई सा भी ऐसा बिजनेस करा ना जो प्रॉफिट तो दे रहा है लेकिन पीपल और प्लेनेट के बारे में फोकस नहीं कर रहा, तो बिजनेस जाएगा आगे ना पीछे जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि इंदौर में और काफी सारे शहर के अंदर अभी डिस्पोजेबल कप्स या फिर प्लास्टिक्स का यूज बैन हो गया, तो वो कौन सा बिजनेस था, जैसे हम वो प्लास्टिक के कप में नहीं लेते थे, राइट। तो हम कहीं शादी में पार्टी में जाते थे तो वहां पर प्लास्टिक के कप्स या फिर ग्लास यूज होते थे, तो अब वो सारी चीजें इंदौर में बैन हो गई है, राइट। तो ऐसा बिजनेस क्या सस्टेनेबल था? सस्टेनेबल था ही नहीं, डे वन से सस्टेनेबल नहीं था। तो आपने वही बिजनेस करना चाहिए जो कैसा हो, सस्टेनेबल हो, मतलब जो पीपल को फायदा देता हो, प्लैनेट को फायदा देता हो और प्रॉफिटेबल भी हो। अगर आप कोई सा भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सस्टेनेबल के अलावा है, तो आगे न पीछे उसकी नैया डूबनी है, ठीक है। ओके, रिड्यूस्ड, हाँ जी, XYZ लिमिटेड हैज रिसेंटली अंडरटेकन इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। अरे वो मतलब देखा जाए तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम इनिशिएटिव ले रहे टुवर्ड्स व्हाट,
सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एज बिलो। तो इन पांचों को पढ़ने से पहले मैं रिक्वायर्ड पढ़ लेता हूं। क्या लिखा है दोस्तों रिक्वायर्ड में? आइडेंटिफाई वेदर this initiative would primarily impact people, planet और profit. Okay, यानी we have to identify कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिए वो कौन सी कैटेगरी के लिए लिए। तो आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? बता लेंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। हाँ, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूजेज इन द पीनट बटर जार्स। किस पर फोकस किया है हमने? वी हैव रिड्यूस द अमाउंट ऑफ plastic usage in peanut butter jars. Did we care about profit? No. Did we care about people? No. We cared about planet, right? Because हमने प्लास्टिक का यूजेज कम कर दिया। और आप जानते हो प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकलेबल, राइट। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों, provided financial support to hospital run by local authority in the vicinity of factory. We cared about people, right? कंस्ट्रक्टेड सोलर पावर्ड वेयर हाउस बनाया, लेकिन सोलर पावर से वो चल रहा है, विच मीन्स वी डिड केयर अबाउट प्लैनेट, एनवायरमेंट भी बोल सकते हो, प्लैनेट भी बोल सकते हो, राइट। तो आप तो वो वर्ड यूज करना जो इन जालिमों ने यूज किया है ना। ओके, जनरेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी शेयर होल्डर्स, वी केयर्ड अबाउट प्रॉफिट, राइट। started child care unit for the benefit of women employees as well as for the neighborhood community. दोस्तों we cared about society and a people. Is that clear, right? 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया है। ओके,